देखिए बच्चों, हिस्ट्री में आज नेक्स्ट पीरियड है अंग्रेज तथा मैसूर चल रहा है आपका, ब्रिटिश एंड मैसूर एम्पायर जो था। और फिर वही हमेशा की तरह पहले रिवाइज करवाऊंगा आपको, फिर आगे भी आज क्लास करते हैं। फटाफट क्वेश्चन बताओ जो भी हमने एक दो क्लास में सीखे हैं। जो पहला बैटल हुआ था ब्रिटिश और मैसूर का, कब हुआ था? 1767 से 1769। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। कौन से युद्ध में? फोर्थ बैटल। चौथा जो बैटल हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड मैसूर। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721। 18th सेंचुरी चल रही, कोई बात नहीं, हो जाए। 1721 में हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था? 1761, 40 साल बाद। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782। लास्ट पीरियड में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था जैकोबिन क्लब का। अगर आपको किसी को बताना हो कि एक लाइन में व्हाट इज जैकोबिन क्लब, तो क्या कहोगे? वही कहोगे कि जो निम्न आय वर्ग है, निम्न आय वर्ग बोलना चाहिए, पिछड़ा वर्ग नहीं। पिछड़ा वर्ग तो ओबीसी है। निम्न आय वर्ग जिसकी इनकम लो है ना, ऐसे कुछ कामगार थे जो काम करने वाले थे, उनके ग्रुप को बनाया गया था जैकोबिन। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया। चलिए उसके बाद बताइए, जो दूसरा युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच, इस युद्ध में कौन सी पार्टी किसकी साइड थी? जैसे चार पार्टी हैं यहाँ पे, जो बार बार बोलते रहता हूँ, निजाम है और मैसूर और मराठा और अंग्रेज। कंफर्म हो तो बताओ, नहीं तो देख के बताओ, फिर गलत मत बताओ। देख के बताओ, याद नहीं आ रहा। बोलिए, जल्दी बोलिए। सर हैदर अली। हैदर अली की कौन? निजाम और मराठा। यानी कि इनका तीनों का जो है गठबंधन हो गया था एक तरफ, अंग्रेजों के खिलाफ थे ना, तो ये तीनों सब एक तरफ थे, अंग्रेज एक तरफ। फिर लास्ट पीरियड में एक शब्द आया होगा, माहे। ये माहे कौन से तट पर था? मालाबार कोस्टल एरिया पे थे। माहे से पहले कब्जा किसका था? फ्रांसीसियों का। और ये माहे शब्द क्यों प्रसिद्ध था? हथियारों का यहाँ पे मतलब इंपोर्ट किया जाता था, मोस्टली किसके द्वारा? मैसूर के द्वारा। मैसूर के द्वारा, यानी कि टीपू सुल्तान के द्वारा, है ना। टीपू सुल्तान कौन सी चार भाषाओं में पारंगत था? और उर्दू। अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू। ठीक है जी। और बताइएगा, जब ये मैसूर का चैप्टर या टॉपिक चल रहा है, तो उस समय मोस्टली यानी कि ज्यादातर मराठों का कौन सा पेशवा था? माधवराव। इसकी लीडरशिप में ही मराठों ने 3 बार आक्रमण किया था। सन भी लिखवाए थे मैंने, याद है किसी को? देख के बताओ, याद नहीं है, देख के बताओ। 64 बोला, 66, 71, यानी कि 1764, 1766, 1771। इन 3 समय में माधवराव की लीडरशिप में मराठों ने अटैक कर दिया था। ठीक है। फिर लास्ट में मैंने बताया था किसी ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था। लास्ट पीरियड की बात होगी शायद। किसी ने कर्नाटक पे आक्रमण किया था, तो नहीं बताया था? बताया था। किसने किया था आक्रमण, बताइए। फिर देख के बताओ। फिर आवाज धीमी आ रही है तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं।
निजाम ने, निजाम मराठा और हैदर अली गठबंधन हो गया था। निजाम मराठा और हैदर अली, इन तीनों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था। ये बात है या और कोई बात है? चलिए आगे देखते हैं। तो लास्ट पीरियड में थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था आपको जैकोबिन क्लब का। आज जैकोबिन क्लब पढ़ाया जाएगा और थोड़ी सी फ्रांस की क्रांति भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहां से भी अटैचमेंट निकल के आएगा। ठीक, तो पहले आप हैंड डालो फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 से 1799 तक हुई है। तो आगे लिख लीजिए 1789 से 1799। अब ध्यान से सुनना और समझना, थोड़ा सा रिवीजन तो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, टीपू सुल्तान कब मरा था? 1799 में। जो चौथा युद्ध हुआ था ब्रिटिश का और मैसूर का, वो 1799 में हुआ। तीसरा युद्ध कब से कब तक हुआ? 90 से 92। 90 से दैट मीन्स फ्रांस की क्रांति जो इन लगभग 10 सालों में हुई, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं युद्ध भी पड़ना। क्योंकि इस समय जो फ्रांसीसी कंपनी है जिसका अधिकार कहाँ पे था? माहे पर, जहाँ से हथियारों की सप्लाई होती थी कहाँ? मैसूर। इसलिए ये टॉपिक इस टॉपिक से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि समय सीमा जो है मैच कर रही है। इधर तो इनके युद्ध चल रहे हैं अंग्रेजों के और मैसूर के, और इधर फ्रांस में क्या हो रही है? क्रांति हो रही है। तो वहां से लिंक जोड़ते हुए आपको समझाया जाएगा। फिलहाल अभी मुझे 7 या 8 लाइन लिखवानी है, पहले आप लिखें फिर उसे डिफाइन करता हूँ। देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया। नेपोलियन बोनापार्ट एक्सपेंडेड फ्रेंच एम्पायर। फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया तथा क्रांति को आगे बढ़ाया। एंड प्रोसीडेड द रिवॉल्यूशन, तथा क्रांति को आगे बढ़ाया। राजतंत्र को हटा दिया गया। मोनार्की वाज रिमूव्ड। राजतंत्र को हटा दिया गया, मोनार्की वाज रिमूव्ड, तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। एंड रिपब्लिक वाज इस्टेब्लिश्ड, तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना हुई। बहुत संघर्ष होने के बाद, आफ्टर मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, नेपोलियन की तानाशाही शुरू हो गई। देयर वाज ए स्टार्टिंग ऑफ नेपोलियन ऑटोक्रेसी। नेपोलियन की तानाशाही शुरू हो गई। देयर वाज ए स्टार्टिंग ऑफ नेपोलियन ऑटोक्रेसी। इस क्रांति का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, इस क्रांति का प्रसार मुख्य रूप से पश्चिम यूरोप में हुआ। मेनली वॉज इन वेस्टर्न यूरोप। मुख्य रूप से पश्चिम यूरोप में हुआ तथा यूरोप से बाहर भी। एंड आउटसाइड फ्रॉम यूरोप, तथा यूरोप से बाहर भी। इसके बाद आफ्टर दिस
पूरे विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, प्रजातंत्र शुरू होने लगा। डेमोक्रेसी वाज स्टार्टेड, प्रजातंत्र शुरू होने लगा। अब हेड डालिए इसी के अंदर कारण, रीजंस, और कारण में लिखिएगा फ्रांस में, इन फ्रांस राजा के अधिकार असीमित थे। द राइट्स ऑफ द किंग वर नॉट लिमिटेड, राजा के अधिकार असीमित थे। फ्रांस के राजा, किंग ऑफ फ्रांस, लुई 14वां, लुई 14, बोर्ड पे देखते रहना, बाकी जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिखते हो। लुई 14 का शासन 1643 से 1715 था। रूल्ड फ्रॉम 1643 टू 1715, 1643 से 1715 था। तथा इसके शासन में, एंड इन हिज रूल, इसके शासन में गलत नीतियां थी। देयर वर मैनी रॉन्ग पॉलिसीज, गलत नीतियां थी। इसके शब्द, हिज वर्ड्स, इसके शब्द हैं और मैं ही राज्य हूं। आई एम, इसके शब्द हैं कि मैं ही राज्य हूं। आई एम ओनली स्टेट, मैं ही राज्य हूं। इसके बाद आफ्टर हिम लुई 15वां तथा लुई 16वां आए। लुई 15 and Louis XVI came into effect. लुई 15वां तथा लुई 16वां आए। ये दोनों अयोग्य राजा थे। Both kings were not capable. दोनों के दोनों अयोग्य राजा थे। लुई 15वां का शासन, रूल ऑफ लुई 15, 1715 से 1774 था। वाज फ्रॉम 1715 टू 1774। बोर्ड पे देखते रहना, नंबर मत लिखना गलत। 1715 से 1774 था। तथा लुई 16वें का शासन एंड रूल ऑफ लुई 16 1774 से 1793 था। was 1774 to 1793। इसी दौरान ड्यूरिंग दिस दो प्रसिद्ध युद्ध हुए। देयर वर टू फेमस बैटल्स, दो प्रसिद्ध युद्ध हुए। देयर वर टू फेमस बैटल्स। ऑस्ट्रिया का युद्ध, बैटल ऑफ ऑस्ट्रिया,
AUSTRIA, ऑस्ट्रिया का युद्ध, बैटल ऑफ ऑस्ट्रिया, तथा सप्तवर्षीय युद्ध एंड बैटल फॉर 7 years, तथा सप्तवर्षीय युद्ध बैटल फॉर 7 years। इसके बाद भी आफ्टर दिस राजा की इच्छा ही सर्वोपरि रही। द किंग्स डिजायर was the focus thing। बस अब इधर आ जाइए। तो फ्रांस की क्रांति 2-4 समय है, पहले ध्यान से देखो। फ्रांस की क्रांति का जो समय है, अच्छा क्रांति का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब ये होता है कि वहाँ की जो एक आम जनता है वो अपने राजाओं से इतनी दुखी हो चुकी है कि वो अब उनके द्वारा बनाए गए नियमों से सहमत नहीं है, विद्रोह करने लगी है, और विद्रोह इतना बढ़ चुका है कि उसने क्रांति का रूप ले लिया है। विद्रोह में और क्रांति में अंतर क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ है, वो जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फ्रीडम फाइट कब हुई थी? फ्रीडम फाइट 1857 में, तब नहीं हो पाया आज़ाद। तो वहाँ इतिहासकार लिखते हैं क्योंकि जो आंदोलन है वो सिर्फ आंदोलन ही बन के रह गया और क्रांति नहीं बन पाई। मतलब क्या हुआ कि वो किसी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, कहीं उसका साथ दिया गया, कहीं उसे दबा दिया गया। अगर वो उस समय ही क्रांति का रूप ले लेता तो आप भारत उसी समय आज़ाद हो जाता। ये हम ऑलरेडी क्रांति पढ़ रहे हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई विद्रोह नहीं है। हालांकि हर एक क्रांति की शुरुआत छोटे मोटे विद्रोह से ही होती है। और हमने देखा है और मैंने लिखवाया भी है कि पूरा फ्रांस तो है ही, क्योंकि नाम है फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। और पूरे यूरोप में क्रांति फैल गई थी, लेकिन मेनली पश्चिम यूरोप में, जैसे मैंने लिखवाया। और फिर यूरोप से बाहर जाके भी जो देश हैं जो यूरोप से सटे हुए हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि इस क्रांति का असर वहाँ भी जाने लगा। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति को पूछे कि मेनली आप उसे किस टाइम लाइन से डिनोट करोगे, तो 1789 से। अगर भूल भाल जाओ तो सबसे पहले इसे याद रखना, क्योंकि 1799 को हमने याद रखा है टीपू सुल्तान की मौत से, और उसे ठीक 10 साल बाद पीछे पहुंच जाना, अपना आप याद आ जाएगी फ्रांस की क्रांति का समय 1789 से 1799। अब जो मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट लिखवाया, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इसके ऊपर भी एक पीरियड हो सकता है, वो कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे बस थोड़ा सा टच देना है, क्योंकि मेरा मेन हेडिंग चल रहा है अंग्रेज और मैसूर। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित इसलिए था क्योंकि इसने क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले वहां पे सिर्फ क्या था, राजतंत्र था, जिसे इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। राजाओं की अपनी इच्छा से सारे काम होते थे, और प्रजा या कोई आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है। संविधान तो था ही नहीं, जो अच्छा लगा वो अच्छा हो गया, जो गलत लगा वो गलत हो गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है किरदार में आता है और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में फ्रांस में मदद करता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इसके प्रयासों से ये क्रांति बहुत बढ़ गई, तो राजतंत्र हो गया समाप्त, मोनार्की हो गई एंड, और क्या शुरू हो गया? गणतंत्र शुरू हो गया, रिपब्लिक शुरू हो गया, या हम कह सकते हैं प्रजातंत्र शुरू हो गया, डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। लेकिन पावर किसके पास थी? नेपोलियन बोनापार्ट के पास। तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो राजा थे वो तो हटा दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अपनी मनमानी करने लगा। है तो व्यक्ति ही जब पावर में है, लोगों का समर्थन बहुत ज्यादा प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी मनमानी उसमें आ गई, जिसे मैंने लिखवाया ऑटोक्रेसी शुरू हो गई, तानाशाही शुरू हो गई। उसके बाद ये मैंने बता दिया पश्चिम यूरोप वगैरह में पूरा फैल चुका था। अब इसके क्या देखते हैं? कारण देखते हैं। तो मोटा मोटा कारण तो वही कह सकते हो आप कि भाई पब्लिक जो थी अशांत थी, तो विद्रोह हुआ, और विद्रोह ने किसका रूप ले लिया? क्रांति का रूप ले लिया। लेकिन यहाँ 2-3 राजाओं के नाम है, लुई 14,
लुई 15वां और लुई 16वां। तो इनकी समय सीमा थोड़ी सी हम याद रखें। तीनों के तीनों निकम्मे थे, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी लुई 14 से, क्योंकि वो पहले हैं। तो वो अयोग्य तो नहीं कह सकते उसे हम, लेकिन वो कुछ ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त रहा है जो एक योग्य शासक के लिए शोभा नहीं देते। प्रजा की तरफ ध्यान नहीं है, जो एक मजदूर तबका है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसके बाद फिर जो दो अगले राजा आते हैं, लुई 15वां और लुई 16वां, ये पूरे अयोग्य रहे हैं। मैं लास्ट में लाइन लिखवाई है आपको कि खूनी संघर्ष हुए हैं, ठीक। उसके बाद दो युद्ध लड़े गए हैं, एक तो ऑस्ट्रिया का युद्ध और एक सप्तवर्षीय युद्ध। इनके ऊपर भी एक अलग पीरियड होगा। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ा जाता है। ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपियन कंट्री ही है, तो वहां से इसका अटैचमेंट आता है। अब ये दो युद्ध होने के बाद, सप्तवर्षीय मतलब 7 साल तक चला था, तो इसमें भी जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। ये दोनों युद्ध इस फ्रांस को तोड़ के रख देते हैं, ये ऐसे युद्ध चले थे। लेकिन उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो राजा हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ऐशो आराम की जिंदगी आज भी जी रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध हुए थे या नहीं हुए थे। और इन सब कारणों को समेट के जब देखा गया तो ये माना गया कि यही सब कारण है किसके, फ्रांस की क्रांति, ठीक। और यहाँ पे भाई ये ध्यान रखें, देखिए अभी 1799 में फ्रांस की क्रांति का मतलब एंड था, दैट मींस प्रजातंत्र आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुका है। अब देखो लुई 16वां, तो ये सब क्या चल रहे हैं, राजतंत्र चल रहे हैं, मोनार्की चल रही है। तो लुई 14वां था 1643 से 1715 तक। ये सन अब याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, तो फिर जोड़ते हैं। वही औरंगजेब पकड़ लो, औरंगजेब की मौत कब हुई थी, 1707 में। तो उसके आसपास मतलब 8 जोड़ रखे हैं। कैसे याद रख लो कि 1715 में एंड होता है किसका, लुई 14 का, है ना। और स्टार्टिंग कब से होती है, 1600। ये पूछूंगा मैं अभी, सब चीजें ध्यान से देख लो, एक एक चीज, एक एक लेटर, एक एक अक्षर, सब ध्यान से देख लो। 1643 से 1715, तुरंत बाद 1715 से 1774, इसे 75 काउंट कर लेना, फिर 74 याद आ जाएगा। और 74 से 93, जरा बोलना, लुई 14 1643 से 1715, फिर लुई 15 1715 से 1774, और लुई 16 1774 से 1793। तो इन तीनों ने जो करना था कर करा लिया, और यहाँ पे इनकी मोनार्की समाप्त होती है। फ्रांस में क्या आ जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है। ये मैं थोड़ा सा आपको टच दे दिया कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। अब नेक्स्ट डालो, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, इसमें लिखिएगा, यह नाम, दिस नेम, जैकब के नाम पर है, इज फ्रॉम द नेम ऑफ जैकब, जैकब के नाम पर है। जो पेरिस में कॉन्वेंट ऑफ सेंट था, हु वाज कॉन्वेंट ऑफ सेंट इन पेरिस, जो पेरिस में, ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको, कॉन्वेंट ऑफ सेंट था। इस क्लब का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ दिस क्लब, इस क्लब का मुख्यालय पेरिस में था, वाज इन पेरिस। तथा इसकी कुल शाखाएं एंड इट्स टोटल ब्रांचेस, इसकी कुल शाखाएं 400 थी,
Its total branches were 400. यह क्लब, जिस क्लब सरकारी नीतियों पर चर्चा करता था, डिबेटेड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियों पर चर्चा करता था। इस क्लब के नेता, लीडर ऑफ दिस क्लब, मैक्समिलियन, बोर्ड पर देख लेना, इस क्लब के नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियरे थे। ROBESPERRE, रोबेस्पियरे, मैक्समिलियन रोबेस्पियरे थे। यह क्लब 1789 में स्थापित किया गया। दिस क्लब वाज फॉर्म्ड इन 1789। यह क्लब, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर दो तो बाद में लिख लेना। यह क्लब 1789 में स्थापित किया गया। दिस क्लब वाज फॉर्म्ड इन 1789 और 12 नवंबर 1794 को एंड ऑन 12 नवंबर 1794 और 12 नवंबर 1794 को विलुप्त हो गया, गॉट डिसॉल्व्ड, विलुप्त हो गया। सत्रह सौ सत्तानवे में इन 1797 में टीपू सुल्तान इस क्लब की स्थापना में मदद की। टीपू सुल्तान हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लब, इस क्लब की स्थापना में मदद की। बस जी, ये जैकोबिन क्लब के बारे में कुछ मुख्य बातें थी, कुछ मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि बात हम चर्चा कर चुके हैं पहले। अब इधर देखिए क्या लिखवाया गया उसे समझते हैं। जैकोबिन क्लब में भी पूछ ही रहा था कि क्या था कि जो एक निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो एक मजदूर तबके के हैं या छोटे रोजगार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का एक समूह था जिसे जैकोबिन क्लब कहा गया। अब मोटी मोटी बात यह है कि नाम क्या है जैकोबिन, कि जैकोबिन नाम जो है जैकब से आता है। कहाँ से आता है? जैकब से। फ्रांस की बात है, फ्रांस का जो मेन सिटी है वो क्या है? पेरिस है। तो वहाँ की ये बात है और वहाँ पे एक कॉन्वेंट ऑफ सेंट थे। तो सेंट का मतलब साधु होता है। तो जो चर्च वगैरह होते हैं उनमें जो एक पूजा पाठ के काम में उनको क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट ऑफ सेंट बोला जाता है, जिनका नाम था जैकब। और यहाँ से ये शब्द की शुरुआत होती है जो बना है जैकोबिन क्लब। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस ही था। लगभग 400 ब्रांच हो चुकी थी इस जैकोबिन क्लब की। ये उस समय की बात है जब हम टीपू सुल्तान के संदर्भ में इसे पढ़ रहे हैं। तब उस समय फ्रांस में भी और उससे बाहर भी थी कुछ ब्रांच जैकोबिन क्लब, और वो ब्रांच ही थी जिसकी मदद टीपू सुल्तान ने की थी मैसूर में उसकी स्थापना करने और करवाने के लिए, जो मैंने सबसे लास्ट में बताया आपको 1797 में मदद की गई है। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना में। मतलब एक तरह से ब्रांच वहां भी खोलने के लिए इंटरेस्टेड है। कौन? फ्रांसिस। उसके बाद 2-3 लाइन ये है, इसका जो लीडर है, जो नेता है इस क्लब का, वो है मैक्समिलियन रोबेस्पियर। पूरा नाम याद ना रहे तो ये याद कर लेना, आसान सा नाम है मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये नेता है, इसका लीडर है। और
ये 2-3 फिर सन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1789 में, ठीक है। अब क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, जितने आप टिपिकल एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, पर गहराई से आपको टेस्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया, जैकोबिन क्लब की स्थापना कब हुई? 1700, नंबर मिल गया। एक पूछा जाएगा, जब जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई उस समय फ्रांस का राजा कौन था? मतलब हुआ ये कि अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जैकोबिन क्लब कब बना, और जो लुई 14, 15, 16 थे उनके कार्यकाल भी याद होने चाहिए, जब आपको ये नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हो? हल्का सा ये कंफ्यूजन और इधर उधर स्टूडेंट। तो जितना अच्छा लेवल का एग्जाम होता है उतनी बात घुमा के पूछी जाती है, जितना ठीक ठाक एग्जाम होता है बात टू द पॉइंट ही पूछी जाएगी। फर्क होता है बस ये। और जीएस ना कोई ऐसी होती कि कहीं बाहर किया कहीं अंदर किया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, तो देखना जरा, जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय किसके शासन में हुई? लुई। अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो डेट में सारे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप नहीं सोचोगे, क्योंकि वो इमेज बन जाएगी, हाँ भाई लुई 16। लेकिन एक शार्प स्टूडेंट को ये चीजें सोचनी चाहिए, चाहे आपका टीचर उसे बताए या ना बताए। आपको स्टडी करते हुए सब चीजों को ध्यान रखना कि ये ऐसे इससे, ये इससे ऐसे, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिलहाल जो लुई 16 था उसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1774 से 1700। लुई 14 का कब से था? 1643 से 1715। फिर लुई 15 था 1715 से 1774। फिर लुई 16 था 1774 से 1793। और जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई है 1 कम 90, है ना, 1 कम, तो ऑब्वियसली लुई 16 था। ठीक, अब एक डेट लिखवाई गई है, डेट भले ही याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, सन याद रखना 1700। इसे ऐसे जोड़ दो, जोड़ोगे तभी याद रहेंगे। ये यहाँ पे क्या खत्म हो गया? मोनार्की खत्म हो गई, और उसके अगले ही साल ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब खत्म होने से क्या मतलब है? खत्म होने से मतलब डिसॉल्व हो गया, मतलब इसकी भूमिका जो लीडरशिप थी इतनी बढ़ गई कि जैसे दल होते हैं ना पॉलिटिक्स में, वहां जाके डिसॉल्व हो गया। जैसे मैंने लिखा विलुप्त हो गया, हिंदी में ऐसे लिखवाया था मैंने। ठीक है। और फिर 1757 में क्या था? मैसूर में टीपू सुल्तान ने मदद की कि भाई यहाँ भी आप जैकोबिन क्लब बना सकते हो। प्रचार प्रसार तो अभी भी चल रहा है। आप सोचोगे कि भैया जब डिसॉल्व हो गए तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो ऊपरी तबके के नेता थे वो लोग कहाँ गए? सीधे पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन क्लब अभी भी है, चल रहा है, प्रसार प्रसार में लगा। ये बात क्लियर हुई? आगे देखिएगा, अब हैंड डालिए। तीसरा आंगल मैसूर युद्ध। तीर्थी है, आंगल लिख लो या अंग्रेज लिख लो, और मैसूर युद्ध। तो 2 बैटल हमने लिख लिए थे। अब ये तीसरा बैटल है जो हमारा मेन हेडिंग है, ब्रिटिश और मैसूर के बीच में। और समय सीमा क्या बता रहे थे आप? 1790। ठीक है। बुक्स वगैरह में जब आप पढ़ोगे तो ये समय सीमा लिखी होती है, लेकिन कहीं और आप किसी और किताब में पढ़ो तो 1 आध साल पहले भी हो सकता है। 89 भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, लेकिन आप इसी फोकस करोगे 1790 से 1792। कहीं 89 भी पढ़ लेते हो तो एडजस्टेबल कर लेना होगा, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि डेट नहीं लिख रहे हम, महीने नहीं लिख रहे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है मामला। और ये तो वैसे भी इतिहास है। तो तीसरा युद्ध, ये हेडिंग हो गया। अब इससे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी लोकेशन दिखाता हूँ आपको। कुछ लोकेशन तो मैंने पहले बता दी थी, बाकी कुछ और बताता हूँ। ये इंडिया का वो हिस्सा हो गया जो पेनिनसुलर है, यानी कि प्रायद्वीपीय है, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसे इंग्लिश में पेनिनसुला और हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हो। तो मुझे आपको ये बताना था, पहले जब मैंने बताया था मैसूर की लोकेशन तो मैंने बता दी थी। अब थोड़ा सा मुझे ये भी हाईलाइट करना है, एक और नया वर्ड आएगा, त्रावणकोर। क्या आएगा? त्रावणकोर। तो त्रावणकोर भी एक छोटा सा क्षेत्र था, वो भी अब रोल में आना है, तो उसकी लोकेशन वगैरह पता होनी चाहिए। माहे तो मैं बताया दिया था शायद आपको। तो अगर मैं थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन दूं आपको, तो कुछ मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ
इसे मैंने आपको कहा कि ये सारा का सारा मैसूर है। क्या है? लगभग बना के दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद एक पॉइंट ये है मंगलोर। क्या है? ये हम पहले भी देख चुके हैं। इससे नीचे ये था माहे, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले पीरियड में। और यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये था त्रावणकोर। ये लोकेशन इसलिए बता रहा हूं, जब मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी कि बात किस प्लेस की हो रही है ना। त्रावणकोर कहाँ एग्जिस्ट करता था। जिसकी बात हम करते हैं निजाम की, ये सारा एरिया था निजाम का। और निजाम कहाँ का था? हैदराबाद। ये पॉइंट है हैदराबाद, HY बना दिया मैंने, ये हैदराबाद है। और ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इनको है मद्रास, तो आज भी ऐसे ही है। और ये है पुदुचेरी, जिसे पहले पांडिचेरी कहते थे। ये सब ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मुख्य स्थान रहे हैं अंग्रेजों के लिए और फ्रांसीसियों के लिए। इनके ऊपर बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं। जिनके पास ये थे उनकी बल्ले बल्ले थी, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना भाई, कोस्टल एरिया है, साधन सारे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे बस में है, तो इनके ऊपर बहुत युद्ध हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्या त्रावणकोर कहाँ था। अब लिखना शुरू करिए, 2-4 लाइन लिखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस मित्रों की लिस्ट में से, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की लिस्ट में से टीपू सुल्तान का नाम हटा दिया। रिमूव द नेम ऑफ टीपू। टीपू सुल्तान का नाम हटा दिया। यह तीसरा युद्ध, दिस थर्ड बैटल, यह तीसरा युद्ध अंग्रेजों की दोहरी नीति की वजह से था। Was due to dual policy of British, अंग्रेजों की दोहरी नीति की वजह से था। सत्रह सौ 1969 में इन 1769 हैदर अली के साथ, विद हैदर अली, तथा 1784 में एंड इन 1784 टीपू सुल्तान के साथ, विद टीपू सुल्तान। जो संधियां हुई थी, डेट अलायंसेस वर देयर, जो संधियां हुई थी, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दीज, अंग्रेजों ने निजाम को पत्र लिखा। ब्रिटिश रोट अ लेटर टू निजाम, अंग्रेजों ने निजाम को पत्र लिखा 1788 में, इन 1788 अंग्रेजों ने निजाम को पत्र लिखा 1788 में, और बताया एंड टोल्ड कि हम आपकी मदद करेंगे, डेट वी वुड हेल्प यू
उन क्षेत्रों को जीतने में, इन विनिंग दोज एरियाज जो कभी आपके थे, विच रिलेटेड टू यू बिफोर, जो कभी आपके थे। 1789 में इन 1789 में इन 1789 टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान अटैक त्रावणकोर। त्रावणकोर पर हमला कर दिया तथा अंग्रेजों ने तीसरा युद्ध शुरू कर दिया। एंड इंग्लिश स्टार्टेड थर्ड बैटल, तथा अंग्रेजों ने तीसरा युद्ध शुरू कर दिया। और पेशवा व निजाम से संधि कर ली। एंड मेड अलायंस विद पेशवा एंड निजाम। पेशवा और निजाम से संधि कर ली। इसका आधार यह था, द बेसिस इज दैट कि विजित क्षेत्रों का बंटवारा कर लेंगे। डेट द वोन एरियाज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विजित क्षेत्रों का बंटवारा कर लेंगे। बस जी, देखिए बच्चों इधर, तो जिस त्रावणकोर की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे है, जस्ट मैसूर से नीचे की तरफ, ठीक, जिसे हम देखते हैं। अब हेडिंग है हमारा तीसरा युद्ध। तो मैंने आपको जो 5-6 लाइन लिखवाई है उसे मैंने बताने का प्रयास किया है कि तीसरा युद्ध क्यों हुआ। ठीक, हम पहले देख चुके हैं जो पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में था, और समाप्त किसी संधि का हुआ था? मद्रास की संधि। अब मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। फिर जो दूसरा युद्ध देखते हैं 1780 से 1784, और संधि हुई थी मंगलोर की 1784। अब थोड़ा मैंने जो लिखा है उसे देखते हैं। पहले वो देखो, उसका रिवाइज करो। जो पहला युद्ध हुआ था उस समय कौन सा जनरल या गवर्नर जनरल था? बरेलास्ट। ठीक, ये बात सब हो चुकी है। दूसरे युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरे युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली। तो हेडिंग है आपका तीसरा, इनमें से किसका नाम आना चाहिए? कॉर्नवालिस की आया है। तो वहां मैंने लिखवाया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान का नाम उस लिस्ट से हटा दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवरेट की लिस्ट थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद किया करते थे उनके खिलाफ नहीं जाया करते थे। तो टीपू सुल्तान का नाम अब तक तो था क्योंकि संधि हो रही थी। अब तीसरा युद्ध क्यों हुआ सर, उसके बारे में देखते हैं। तो कॉर्नवालिस आई से मतलब टीपू सुल्तान को पसंद नहीं करता था ईस्ट इंडिया कंपनी की बेहतरी के लिए, ये मतलब हुआ। और एक थी दोहरी नीति, डुअल पॉलिसी। दोहरी नीति वही है, एक तरफ तो संधि कर रहे हैं, हैदर अली से करी, फिर टीपू सुल्तान से करी, वही मद्रास की और मंगलोर की। आश्वासन दे रहे हैं कि अगर कोई तीसरा आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे, और जब ऐसा होता है तो वो मदद नहीं करते हैं। और एक तरफ इन्हीं की काट की जा रही है, किसकी? टीपू सुल्तान की और हैदर अली। जैसे माहे में हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ माहे? हथियार मंगाने शुरू कर दिए, किसने? टीपू सुल्तान ने। कब्जा किसका था? फ्रांसीसियों का। अटैक कर दिया किसने? कि हथियार क्यों जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसे क्या कहा गया?
दोहरी नीति कहा गया, डबल सोच, डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं इसे। अब यहाँ देखिए फिर वही रिपीट हुए हैं। 1769 में संधि हुई किससे? हैदर अली के साथ, मद्रास की संधि। 1784 में हुई मंगलोर की संधि। 1788 में थोड़ी सी नई बात है, सुनो। अंग्रेज पत्र लिखते हैं किसे? निजाम को। निजाम हैदराबाद के निजाम को पत्र लिखते हैं। हालांकि मैं यहाँ ये भी दिखा सकता था कि यहाँ पे इस समय अंग्रेज कहाँ फैले हुए हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता। खैर, निजाम को पत्र लिखा जाता है और उस पत्र में ये कहा जाता है कि वे एरियाज जो कभी आपके थे लेकिन आज उन पर कब्जा हैदर अली या टीपू सुल्तान का है, डेट मीन्स मैसूर का है, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो उन क्षेत्रों को आपको वापस कर दिया जाएगा। ये उस लेटर में लिखा जाता है। और ये लेटर भेजने वाला कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसे? निजाम को। बात है 1788। ठीक, इस सबसे खार खाए बैठा है कौन? टीपू सुल्तान। सब सुन रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है आसपास। वो अपनी बहुत बड़ी फौज लेकर अगले ही साल 1789 में इस त्रावणकोर पे हमला कर देता है। अब इस हमला करने का मतलब ये हुआ, ये हिस्सा मैसूर से बाहर है, सीधी सी बात। तो ये हिस्सा जो है अंग्रेजों के कब्जे में है और अंग्रेज उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यहाँ बहुत मारकाट होती है, तहस नहस कर दिया जाता है ये इलाका और इस क्षेत्र को अपने वश में कर लिया जाता है टीपू सुल्तान के द्वारा। ये बात है 1700। इस त्रावणकोर को ही हिंदी में त्रिवंकुर कहते हैं, याद रखिएगा। त्रावणकोर को कहीं कहीं अगर आप पढ़ें त्रिवंकुर तो बात इसी की होगी, इसी प्लेस की होगी। ठीक है जी। अब जब ये लेटर भेजा जाता है तो वही बात, निजाम का माइंड चेंज। अभी मैंने जब आपसे पीरियड शुरू हुआ था तो आपसे पूछा था कि दूसरे युद्ध में कौन किसके साथ था, तो आपने कहा था कि अंग्रेज तो एक तरफ थे और मराठा, निजाम और मैसूर एक तरफ थे। तो आप सोचोगे अपने मन में कि सब काम फायदे के लिए हो रहे हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई अंग्रेज जो है विदेशी हैं या हमें सबको एक साथ रहना चाहिए। नहीं, जिसका जहाँ फायदा दिखाई दे रहा है वो दल बदलू है, वो उसी तरह से अपना दल बदल रहा है, जो शुरू से प्रॉब्लम रही है हिंदुस्तान की। अब देखो लेटर गया कॉर्नवालिस की तरफ से निजाम को ऐसा ऑफर मिला, अरे वाह, अंग्रेज जो इतनी बड़ी पावर में है तेरे साथ आ रहे हैं, पता नहीं मैसूर तो आज रहेगा नहीं रहेगा, कम से कम जो इलाके जीत जाएंगे वे तो मिल जाएंगे या फिर ये भी ना मिले। तुरंत एक्सेप्टेड मामला और पीछे पीछे पेशवा भी। बहती गंगा में हमारे भी हाथ धो जाए तो क्या दिक्कत है, एक दो इलाके जो हमारे छीन छान रखे हैं हमें मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। अभी एक रोड लिखवाया है मैंने आपको, विलेज अली, और आपने पढ़ा है इतिहास में विलेज अली की सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस ऑफ विलेज अली, तो वो भी बताया जाएगा। उसने क्या क्या कारनामे करे थे, सारे अधिकार छीन लिए थे राजाओं के, एक तरह से बहकाए में लेकर, जिसे नाम तो दिया गया है सहायक संधि। तो सारे एक से एक बड़े तो नेता थे ही, तभी तो अंग्रेज थे। देखो हम क्या कह चलते हैं, हम ही कह चलते हैं अंग्रेजों ने कम से कम 250-350 साल तक राज किया, लेकिन आप सोचो वो कितना टफ टाइम होगा अंग्रेजों के लिए, जब अंग्रेजों से ज़्यादा बड़ी पावर रखने वाले अंग्रेजों के आसपास हैं और ये अपने दिमाग के बलबूते पे किसी से संधि कर रहे हैं, किसी को लालच दे रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, और उन्हें तो सबको कर दिया साइड, जो इनसे बड़े बड़े थे और खुद आगे सबसे नंबर 1 बन गए। तो अंग्रेज इसलिए तो मुझे लगता है कि काबिल था। ये सब ऐसे ही होता रहा, ये तीनों एक हो गया, अंग्रेज, पेशवा और मैसूर रह गया अकेला। ठीक है जी। अब तीसरा युद्ध की बात चल रही है, यहाँ युद्ध होते हैं, थोड़ी बहुत कसर कहाँ पूरी हो जाती है चौथे युद्ध में, और वहाँ टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और मैसूर का पन्ना समाप्त, हिस्ट्री में खत्म। ठीक है बेटा, तो ये कारण हुए कुल मिला के। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई तीसरे युद्ध का कारण क्या था, तो आप मूड देखो भाई सामने वाले का कोई क्या से पूछ रहा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे तो 1 लाइन 2 लाइन इंटरव्यू में बैठे हो, हाँ जी हिस्ट्री पढ़ रखी है, भाई हाँ जी मैं तो MA हूँ हिस्ट्री से, तो फिर तो आ जाए। चलो मैसूर के बारे में जानता है कुछ, कोई यहाँ जानता हूँ, थर्ड बैटल का रीजन क्या था, तो वो टू द पॉइंट आंसर चाहिए उसे बस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फ्रेंच की लिस्ट से उसे हटा दिया, एंटी हो गया उसके, और दोहरी नीति अपनाई जिसकी वजह से थर्ड बैटल टू द पॉइंट आंसर। एकदम संकीर्ण सोच होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। चलिए बच्चों, आज के पीरियड का समय हो गया है और एक पीरियड भी इसमें और चाहिए, उसके बाद ये फिर एंड हो जाएगा।